स्क्रीन दिख रही है मेरी, विजुअल है जब ना? बोलना होगा तो अब हाँ ये सब दिख रही है। ठीक है। मुझे नहीं दिख रही अभी तक। अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं मुझे नहीं दिख रही, शायद मेरा अभी ट्रैवल कर रही हूँ ना तो नेटवर्क, मैं वीडियो में देख लूंगी, आप मतलब जब दिखेंगी तब देखेंगे। ठीक है। भाविका तुला दिखती? हाँ हाँ दिखते हैं। ठीक है। हाँ तो हम आज स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले, अब तो आप लोगों ने किस किस ने एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया? यस सर। हाँ सर, कर दिया कल। मैंने भी किया सर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं आया इंस्टॉलेशन करने में आपको? कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने नहीं किया, नहीं इंस्टॉलेशन के टाइम नहीं इशू है, पर अभी तक हम लोगों ने वो कॉन्फ़िगरेशन आपने कल बोला ना ये करना चाहिए, वो ट्राई करके नहीं देखा। हाँ सर मैंने अच्छा, भी। ये वाला हाँ वो वो मैं बाकी है, वो हाँ वो ये ना कल चेक टाइम करके नहीं देख। मिला। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, नो वो इशू। वीकेंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे सर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस, वर्किंग विथ डेटाबेस। ठीक है, जब हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं या आप जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है और उन सबको मैं आपको डिस्कस डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिए मेरे को। एक ठीक है, सर ये नोट्स है क्या? हाँ ये मैंने प्रिपेयर किए थे तो उससे थोड़ा सा आइडिया रहता है। ओके ओके। जनरली मैंने खुद कुछ मैंने प्रिपेयर किए थे, कुछ में इंटरनेट से मिले थे, बट अच्छा कंटेंट था तो मैंने उसको पिक कर लिया। अच्छा सर। कोई भी हो, अच्छी चीज़ होती है तो पिक करना राइट चाहिए, सर। ऐसा नहीं कि। हाँ, तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि एसक्यूएल सर्वर में टू टाइप के डेटाबेस होते हैं। कौन कौन से डेटाबेस होते हैं? एक सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस होते हैं। ठीक है, आप यस सर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस और यूजर डिफाइंड डेटाबेस में? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको विथ प्रैक्टिकल जाऊंगा, टोटली थ्योरेटिकल यस में सर। आपको बीच बीच में समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं कोई भी एसक्यूएल इंस्टॉल करता हूं तो डिफ़ॉल्ट 3 सिस्टम डेटाबेस आते हैं, 4। कौन कौन से? मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेम्पडीबी। ठीक है, राइट सर। ये लेकिन एक्चुअली में सिस्टम डेटाबेस 4 नहीं होते। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 5 से 5 6 होते हैं। डेटाबेस, नहीं 7 डेटाबेस होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओके। मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेम्पडीबी, रिसोर्स डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस और रिपोर्ट डेटाबेस और रिपोर्ट सर्वर टेम्पडीबी। ठीक है, टोटल 8 डेटाबेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विजुअल होते हैं, जो दिखते हैं, वो आपको सिर्फ यहाँ पे 4 ही दिखते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ 4 ही डेटाबेस दिखेंगे। ठीक है, मास्टर, यस सर। मॉडल, एमएसडीबी, टेम्पडीबी। अब इनमें हर एक डेटाबेस का अलग अलग काम होता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बताता हूँ, डेटाबेस, जब भी कोई डेटाबेस होती है उसकी 2 फाइल डिफॉल्ट होती है। एक एमडीएफ फाइल होती है, एक एलडीएफ फाइल होती है। एमडीएफ फाइल को बोलते हैं मास्टर डेटा फाइल और एलडीएफ को बोलते हैं लॉग डेटा फाइल। ठीक है, या उसको ट्रांजैक्शन लॉग फाइल बोलते हैं या लॉग फाइल बोलते हैं। ठीक है, एलडीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया और एमडीएफ उसका एमडीएफ उसका मास्टर डेटा फाइल फुल फॉर्म हो गया। प्राइमरी डेटा फाइल बोलते हैं, मास्टर डेटा फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ होती है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों को। मैं ये डेटाबेस है मेरा, प्रॉपर्टी पे जाओगे आप, ये चाहे तो सिस्टम डेटाबेस देख लो चाहे यूजर डेटाबेस, हर एक डेटाबेस में 2 फाइल होती हैं। आप यहाँ पे जाएंगे फाइल्स में और यहाँ पे देखिए लॉग, ये लॉग फाइल दिख रही है, ये लॉजिकल नेम दिख रहा है। इसका लॉजिकल नेम क्या है? मैं अगर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, बट अभी चेंज नहीं कर रहा। इसका लॉजिकल नेम डेमो है। ये इसकी डेटा फाइल है। डेटा फाइल हमेशा कैसी होगी? देखो, आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो आपकी डेटा फाइल होगी वो उसका एक्सटेंशन, वो फाइल टाइप हमेशा रो डेटा होगा। ठीक है, डेटा फाइल का, चाहे मैं एनडीएफ फाइल क्रिएट करूं और चाहे मैं और एलडीएफ फाइल करूं तो लॉग फाइल होगा, और एनडीएफ फाइल होगी तो तब भी ये होगा। ये प्राइमरी डेटा फाइल है। अगर मैं एक और डेटा फाइल इसमें ऐड करना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एनडीएफ डेटा फाइल, जिसका एक्सटेंशन डॉट एनडीएफ होता है। ठीक है,
मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैंने इसका डेमो 1 ऐड कर दी, डेमो 1। तो ये मेरी डेटा फाइल है, लेकिन ये मेरी प्राइमरी नहीं, इसका एक्सटेंशन होगा। देखिए डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होगा वो NDF होगा। अभी जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो इसका एक्सटेंशन डॉट एंड, यहाँ पे लिखा ना डेटा फाइल का MDF है, लॉग फाइल का .LDF है, और अगर सेकेंडरी डेटा फाइल बना रहे हैं इसका एक्सटेंशन .NDF होगा। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट करूँगा ओके। ठीक है, अब इसके बाद मैं दोबारा से चेक करता हूँ, प्रॉपर्टी में गया और फाइल्स में गया, तो देखिए मेरी 2 डेटा फाइल बन गई। ठीक है, लेकिन दोनों का फाइल टाइप रो फाइल होगा। ठीक है, ये प्राइमरी फाइल ग्रुप में होगी। ठीक है, इसका एक्सटेंशन .NDF है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका डेटाबेस बहुत हैवीली यूज होता है और एक ही ड्राइव में आपने डेटा फाइल रखी है, एक ही डेटा फाइल है, तो डेफिनेटली आपका डेटाबेस स्लो होगा। ठीक है, रियल टाइम सिनेरियो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज ये मेरा डेमो डेटाबेस है, एक फाइल मेरी डी ड्राइव में बनी, दूसरी मैंने सी में बनाई है। ठीक है, इन दोनों में जो डेटा राइट होता है वो पैरेलली राइट होता है। जैसे मैंने 10 रो इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर ये NDF है और मैंने 2 टेबल, एक टेबल इसमें बना दी, एक इसमें, दोनों टेबल पे इंसर्ट चल रहा है, तो पैरेलली राइट करता रहेगा। ठीक है, तो वो वेट नहीं करेगा डिस्क लेवल पे, जो लॉक लगता है उसके लिए वेट नहीं करेगा SQL सर्वर। आपको ये समझ में आया? हेलो? नहीं सर, थोड़ा फिर से बताएंगे। हाँ हाँ, देखिए क्या होता है जब हम SQL सर्वर में डेटा फाइल और LDF फाइल, डेटा फाइल होती है ना, एक इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा फाइल। कोई भी डेटाबेस क्रिएट करोगे तो 2 डेटा फाइल बनती है, एक तो MDF बनती है, एक LDF बनती है। ठीक है, MDF को बोलते हैं मास्टर डेटा फाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो लॉग होती है इसको LDF को बोलते हैं लॉग डेटा फाइल। ठीक है, यस सर। लेकिन रियल टाइम सिनेरियो क्या होता है कि जब लार्ज स्केल का डेटाबेस होता है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, अगर मैंने यही डेटा फाइल मेरा 200 GB का हो गया सपोज, या 500 GB का हो गया, और एक ही ड्राइव में डला है और उसी पे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी पे इंसर्ट कर रहे हैं, उसी पे अपडेट कर रहे हैं, उसी पे डिलीट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो है ना वो स्लो हो जाएगा, ये वाला डेटाबेस स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो होगा कि ड्राइव लेवल पे लॉक लग जाता है। जैसे ये ड्राइव है ना C, इस पे भी जब डिस्क राइट होता है तो ड्राइव लेवल पे लॉक लग जाता है, पुट होता है लॉक, डिफॉल्ट SQL सर्वर चेक करता है हार्ड डिस्क लेवल पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डिफॉल्ट फीचर होता है SQL सर्वर, उसका विंडोज का या लाइनेक्स का, सबका ये फीचर होता है कि अगर आप इसमें ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे इसमें कोई, आप देखते हो मोबाइल से कभी कभी डेटा कॉपी करते हो आप अपने लैपटॉप में, तो दोबारा एक कॉपी हाँ। चला तो दूसरा कॉपी नहीं कर पाते आप। राइट। हाँ, तो वो लॉक लग जाता है। क्यों? वो बताता है कि बिजी आपका, जैसे SD कार्ड से आप डेटा रीड कर रहे हो, तो SD कार्ड होता क्या है तो एक, देखा जाए तो मिनी फॉर्मेट ऑफ हार्ड डिस्क का ही ना, एक छोटा सा पार्ट। तो ऐसे ही क्या होता है हमारा, इसमें लॉक लग जाता है ड्राइव लेवल पे जब तो वो हमें नहीं दिखता कि लॉक लगा या नहीं लगा, बट हाँ डेटाबेस को स्लो करता है। SQL सर्वर का मैकेनिज्म ऐसी बनी है कि उसको तुम्हें विजुअल नहीं होगा लॉक लगा, हाँ डेटाबेस बट स्लो हो जाएगा। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल डेटा फाइल क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं NDF फाइल्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा फाइल। ठीक है, इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी। बोलिए। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है या हम लोग करते हैं? नहीं, हम लोग क्रिएट करते हैं। ऑटोमेटिक तो सिर्फ 2 ही क्रिएट होती हैं। ठीक है, जो .NDF दिख रहा है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार, कितनी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका भी ये है, इस फाइल को आगे मैं डिस्कस करूंगा, इस फाइल को रीड ओनली बनाना है, रीड राइट बनाना है, या ऐसा होता है कि रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है, जैसे इस वाली डेटा फाइल पे मैं तो कर रहा हूँ इंसर्ट, इस पे कर रहा हूँ रीड ओनली डेटा। जैसे UI के लिए एप्लीकेशन होता है जिसमें सिर्फ रीड ओनली डेटा करना होता है, हमें जो डेटा को रीड करते हैं हम उसको इंसर्ट नहीं करते, अपडेट नहीं करते, डिलीट नहीं करते। कुछ डेटा ऐसा होता है जैसे पेरोल का डेटा हो गया अपने सिस्टम का, सपोज वो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय का नाम और एड्रेस हर बार चेंज हो, जब कुछ ज्वाइन करता है तभी वो चेंज होता है। हम अपने जैसे अल्टीमेटिक्स पे लॉगिन करते हैं या किसी चीज़, तो वो डेटा रीड ओनली, तो उस डेटा को एक अलग फाइल में डाल देते हैं
कैसे डालते हैं, जैसे यहाँ पे फाइल ग्रुप ये मैंने बताया था ना, ये प्राइमरी फाइल ग्रुप है ना, इसको चाहो आप मल्टीपल फाइल ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे गए, ऐड फाइल ग्रुप किया मैंने, ये प्राइमरी के सेकेंडरी कर दिया, ठीक है, सेकेंडरी कर दिया। जो आप या रीड ओनली फाइल कर दो, जैसे रीड ओनली, रीड राइट, जैसा करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसको डिटेल्स में जब फाइल आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा तो, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम इसको रीड ओनली करते हैं, रीड राइट करना चाहें, ऑटो ग्रोथ कितना जीबी है, और इसमें अगर कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं तो फाइल भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ गए, मैं इसको ऐसे ही करता, रीड कर दिया, रीड करने के बाद मैं फाइल पे आ गया, और जैसे ही फाइल पे आया तो इसमें यहाँ पे देखेंगे अब नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, नई फाइल क्रिएट करूँगा तो मैं किया और डेटा फाइल में गया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखिए, या फाइल स्ट्रीम, रो फाइल, डेटा फाइल। ऐसे ही जब मैं इसको फाइल को क्रिएट कर दूंगा, इसको तो इसके बाद ये फाइल वहाँ पे विजुअल होने लगी, ठीक है। अब दोबारा से मैं फाइल को प्रॉपर्टी में जाता हूँ, फाइल्स पे गया, ये देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट लॉग फाइल है, एक लॉग फाइल ये रही, ये डेटा फाइल। अगर इसको चेंज करना चाहें एक्सटेंशन को तो आप इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, बट इसको दोबारा से, जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, नई क्रिएट, फॉर एग्जाम्पल पहले फाइल ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर फाइल ऐड करते हैं। यहाँ पे फाइल की मैंने सेकेंडरी या मैंने की डेमो रीड डेटा ओनली, तो मैं यहाँ पे गया, इस पर क्लिक किया तो मेरा जो रो डेटा फाइल में, रो में जाओगे, प्राइमरी की जगह आप सेकेंडरी सेलेक्ट करो जो मैंने रीड की है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हो, रीड राइट कर सकते हो। तो ये आपकी कन्वीनियंट बेटर डेटाबेस को मैनेजमेंट प्लस परफॉर्मेंस दोनों प्रोवाइड करता है। ये तो होगी आपकी फाइल ग्रुप का टाइप। दो टाइप की फाइल टाइप होते हैं, रो होता है जिसको बोलते हैं हम डेटा फाइल, और लॉग होता है जिसको लॉग फाइल बोलते हैं। फाइल स्ट्रीम जो मैंने बताया था ना, ये इसी के अंदर आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे जो डिटेल्स में, रो डेटा को, लॉग को, फाइल स्ट्रीम को, तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइल स्ट्रीम कब आती है, क्यों पिक्चर में आती है, कब बनाई जाती है, क्यों नीड है इस सब की। एक जनरल ओवरव्यू दिया था मैंने को कि एक डेटाबेस क्रिएट। हाँ हाँ, ये हाँ, आप क्या बोले अभी कि ट्रांजैक्शन अगर है, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे और डेटा हाँ भी ज्यादा है, ठीक है, हाँ तो उस हाँ केस में हम लोग एनडीएफ क्रिएट करते हैं। पर कर सकते। वो हम लोग चेक करना पड़ेगा ना कि मतलब कौन से, अगर टाइम सिनेरियो पेरोल का जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, हाँ पेरोल में हाँ ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 1 तारीख को हाँ ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा एज ए डीबीए कि हमें एनडीएफ फाइल क्रिएट करनी है? नहीं, देखिए आपका डेटाबेस कितने जीबी का है, फॉर एग्जाम्पल आपका भी डेटाबेस 2 जीबी का है या 4 जीबी का, ठीक है, सपोज, तब तो आपको कोई इशू नहीं। जब आपका वही डेटाबेस 5 टीबी, 10 टीबी, 10 टीबी और मान लो सपोज पेटाबाइट में हो गया, फिर आपको करना ही पड़ेगा, डेटा आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, आर्काइविंग पॉलिसी है। क्योंकि 10 टीबी में से डेटा रीड करना और 2 जीबी में से डेटा रीड करना बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। हाँ, बट एज ए डीबीए हमें कैसा पता चलेगा, कुछ अलर्ट आते हैं उसके या फिर कैसे, मतलब वो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ, नहीं कौन से, देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ आपको एनडीएफ फाइल क्रिएट करनी है या एनडीएफ फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। इसके लिए ना आप देखो, एनडीएफ फाइल क्रिएट करनी है। हाँ, एनडीएफ फाइल क्रिएट करने के लिए एक जनरल ओवरव्यू ये होता है कि आपका डेटाबेस का जो क्वेरी हो, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है ना, और वो बहुत जैसे कुछ डिपेंडिंग करता है कि कितना नंबर ऑफ रो रीड कर रहा है, ठीक है। आपका इंडेक्स लगा है, स्कैन हो रहा है, सीक हो रहा है, फिर भी, हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है सर, हाँ, क्लियर आ आपका रही जो, है। शायद में ट्रैवल हाँ, नेटवर्क का इशू। सपोज आपका एक टेबल है जिसमें आपको सर्च कराना है भाविका नाम, ठीक है, डेटाबेस है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय, मान लो एक टेबल है जिसमें 10,000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिसमें भाविका के ढेर सारे रिकॉर्ड डले, भाविका नाम से, भाविका सहगल, भाविका, जितने भी नाम हो वो डले, बट एम्प्लॉय आईडी उनकी यूनिक है, ठीक है। उस केस में आपने क्या किया, सिलेक्ट लगाया, वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी डाली, ठीक है, और आपका वो एग्जैक्टली क्या ओके। हो रहा है, सीक हो रहा है, ठीक है, ठीक हो रहा है। उसके बाद भी उसके बाद हाँ, भी आपका बहुत टाइम ले रहा है, सिंगल एक रिकॉर्ड लेके आ रहे हो, लेकिन 10,000 रो हैं, फिर भी आपका टाइम ले रहा है। क्यों टाइम ले रहा है? रीजन ये है कि आपका 10,000 रो से एक रो को फाइंड करके लेके आने में उसको टाइम लग रहा है।
डेटा को हार्ड डिस्क से रीड कर रहा है ना, तो हार्ड डिस्क से रीड करता है। देखिए जो डेटा सेव होता है ना हमारा, अल्टीमेटली चाहे तो आप सर्वर पे जाओ कहीं भी जाओ, होता सेव डिस्क में ही ना। इसमें इसमें जो डेटा सेव होता है 4 KB के पर चंक में होता है। 4 KB के साइज में एक पेज होता है एसक्यूएल का, 4 KB का। तो हर एक डेटा को 4 KB के पेज में स्प्लिट करके सेव करता है डेटा को। देखिए Okay. यहाँ पे जब जब मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पे डेटा है, देखिए कंटेंट क्या करता है, रो फ्रॉम द टेबल। जो पेज होता है ना वो 4 KB साइज होता है। जैसे इंडेक्स पेज कितने साइज का होता है, 8 KB का, 4 KB का, और 8 पेज मिलके और उसको एक एक्सटेंडेड क्रिएट करते हैं। ये सब चीजें ये डिटेल्स में है, लेकिन ये सब चीजें डिस्कस करेंगे ना हम आपके साथ, ठीक है। सर पहले तो अभी ये हमारा जो, ओके, बोलिए बोलिए। मेरा क्वेश्चन मे बी सिली होगा बट मुझे ये क्लियर करना है कि हम एक सर्वर को कनेक्ट करते हैं और सर्वर के कनेक्ट होने के बाद ये सारे सिस्टम डेटाबेसेस हमें दिखते हैं। तो ये जो MDF और LDF फाइल्स में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सर्वर लेवल का है या डेटाबेसेस जो होंगे उसमें जो हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेसेस जो डेटाबेस फोल्डर एक्सटेंड करने के बाद मल्टीपल डेटाबेसेस जो हम क्रिएट करते हैं उसका डेटा स्टोर होगा? नहीं नहीं, ये सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस का मीनिंग है ये कि जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो उसी समय ये क्रिएट हो जाते हैं डिफॉल्ट। मैं इनका सबका ओके। डिटेल्स बताऊंगा। क्या देखिए, जैसे मैं मास्टर डेटाबेस की बात करता हूँ, मैं उसी हाँ पॉइंट पे आ रहा था, तब तक मैं उसको क्लियर करने वाला था। ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, हाँ ओके हाँ सर। है, ठीक है। तो मैं उसी पॉइंट को एक एक करके क्लियर, मैं बस जस्ट इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में चला गया, आपको एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा। सबसे पहले चलते हैं ओके। मास्टर डेटाबेस पे, ठीक है। मास्टर राइट। डेटाबेस क्या होता है? एक सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होता है। सिस्टम डिफाइंड हम्म। डेटाबेस में भी क्या करता है ये देखिए, ये क्या क्या इसकी जो डिफॉल्ट ये रखता क्या क्या है। ये स्टार्टअप डेटाबेस होता है। अगर आपका मास्टर डेटाबेस करप्ट हो गया तो आपका एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। एक तो इसको सेकंड नाम इसको स्टार्टअप डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग ये क्या करता है, जितने भी हमारे एसक्यूएल सर्वर में ऑब्जेक्ट, चाहे हम टेबल क्रिएट करें, फंक्शन क्रिएट करें, कुछ भी किसी भी डेटाबेस में क्रिएट करें, उन सबका ये ऑब्जेक्ट की आईडी और रेफरेंस होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे कैसे प्राइमरी की क्रिएट करते हैं ना हम किसी भी डेटाबेस हाँ। में, किसी भी में क्रिएट करें, बट वो ऑब्जेक्ट होता है ना, प्राइमरी की एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, उसकी राइट इंफॉर्मेशन सर। ये रखता है। दूसरा इंफॉर्मेशन किसका रखता है? लॉगिन इंफॉर्मेशन, इस डेटाबेस पे कितने लॉगिन बने, कौन से यूजर्स हैं, कौन से लॉगिन, उन सबकी इंफॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में सेव होती है। तीसरा, लिंक सर्वर की इंफॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में सेव होती है। चौथा, कॉन्फ़िगरेशन जो हम कल कर रहे थे ना, वो सभी मास्टर डेटाबेस में सेव होता है, ठीक है। ओके। चौथा चौथा जो एरर लॉग फाइल, जो हम एरर बता रहे थे ना कि एरर लॉग फाइल, वो मास्टर डेटाबेस में ही सेव होती है, ठीक है। ओके। इसकी डिफॉल्ट आईडी 1 होती है मास्टर डेटाबेस की। अब किसी भी डेटाबेस की आपको आईडी को चेक करना है, तो आप कैसे चेक करो कि मेरे सिस्टम की डेटा या कोई भी डेटाबेस है उसकी आईडी क्या है? तो मैं आपको आईडी के लिए एक छोटी सा, वैसे तो आप चाहो तो ऐसे एक सिलेक्ट स्टार जाके यहाँ पे सिलेक्ट इस डॉट डेटा बेसिस, ठीक है, इस डेटा बेसिस, ये मैंने सिस लगाया तो ये सिस्टम डेटाबेस चेक करेगा। साथ साथ मेरे को यूजर डिफाइंड डेटाबेस भी देगा। एक मेरा यूजर डिफाइंड डेटाबेस है, देखिए जो इस टैब के अंदर है ना, जो सिस्टम डेटाबेस के अंदर है, वो मेरे सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है, ये चारों, ठीक है। मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी, टेम्पडीबी। और जो मैं ओके। डेटाबेस यहाँ क्रिएट करता हूँ, हम्म। जो इधर इस डेटाबेस में, ये मेरे क्या हाँ। कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटाबेस है, ठीक है। ओके। यहाँ पे अंडर सिस्टम डेटाबेस के अंदर है वो सिस्टम डेटाबेसेस हैं, ठीक है, जो एट द टाइम एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होते समय ऑटोमेटिक क्रिएट हुए थे, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँगा किसी डेटाबेस की आईडी, तो देखिए सिस्टम मास्टर डेटाबेस की आईडी 1 होती है, टेम्प डीबी की 2 होती है, मॉडल डीबी की 3 होती है, एमएसडीबी की 4 होती है, और जो डिफॉल्ट मैंने डेटाबेस क्रिएट किया डेमो जो नया, उसकी 5 है। मैंने बताया था जो सिस्टम हम्म। डेटाबेस होते हैं उनकी आईडी बिलो 5 होती है, ठीक है। अब कैसे पता चले कि सिस्टम डेटाबेस
इसकी आईडी 5 है। अब मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ, TSQL ये देखिए, ये कमांड है, जैसे ये है सिलेक्ट रिसोर्स डेटाबेस वेयर ओनर SID इक्वल टू, आप इसी कमांड से सिस्टम डेटाबेस भी फाइंड कर सकते हो और यूजर डिफाइंड डेटाबेस फाइंड कर सकते हो। ओनर SID नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है ये उनको चेक करेगा जो मेरे सिस्टम डेटाबेस नहीं है, ठीक है। ओनर SID इक्वल टू 1 मतलब जो नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जिनकी जो सिस्टम ऑनर नहीं है जिनका, तो ये यूजर डिफाइंड डेटाबेस दे रहा है, ठीक है। नॉट अगर मैं इसी को ये कर देता हूँ ओनर SID इक्वल टू 1 है तो ये सिर्फ सिस्टम डेटाबेस देगा, ठीक है। ये सिस्टम डेटाबेस। ओनर SID का मतलब ओनर SID 1 होती है हमेशा सिस्टम के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है, आपको किसी डेटाबेस की आईडी को गेट करना है तो आप एक तरीका और आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि जैसे आपने, ठीक है, ये तो हो गया आप कमांड के थ्रू सबका दिख रहा है। अब मुझे, जैसे मैं बोलूँ मुझे पर्टिकुलर एक डेटाबेस है डेमो, उसकी मुझे आईडी पता करनी कि उसका DB ID क्या है, इसको बोलते हैं डेटाबेस आईडी या DB ID, ठीक है। सिस्टम डेटाबेस जो आईडी होती है ना वो बिलो 5 होती है। और मैं एक और डेटाबेस क्रिएट करके आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक और डेटाबेस क्रिएट किया है मैंने कमल के नाम से, ठीक है। तो आप इसकी आईडी क्या, इसकी आईडी कभी भी आपको बिलो 5 नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 और 32,760 इसकी आईडी नहीं मिलेगी। 32,760 किसकी होती है, रिसोर्स डेटाबेस की होती है। मैं आपको बताऊंगा वो अभी इसमें, ठीक है। सर। तो जैसे मैं ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो इसकी डिफॉल्ट आईडी आपको क्या क्रिएट होगी, आप बता सकती हैं मेरे को? देखो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको इतना जरूरी नहीं कि आप इसको उतना लाइट लो, हाँ, लेकिन हाँ इसको आप क्या करना है, जैसे मैं नोट इक्वल टू लगा दिया, इसको चेक किया, देखिए इसकी आईडी 5 6। अगर इसके बाद जो डेटाबेस क्रिएट होंगे उनकी आईडी ग्रेटर देन 5 होगी, जो यूजर डिफाइंड डेटाबेस होंगे उनकी आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होती है, ठीक है। ये कभी भी जो यूजर डिफाइंड डेटाबेस होते हैं उनकी यूजर आईडी लेस देन 5 नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों? लेकिन सर CMDB से मतलब वो 5 नहीं, वो सिस्टम डेटाबेस पकड़ के ना, वो बोल रहे हो 5 से ज्यादा ही रहेगी, 5 डेटाबेस है ना। ओके, पहले 4 सिस्टम डेटाबेसेस को काउंट करेंगे, फिर 5, फिर 6, ऐसा? हाँ, यस, ओके सर। पहले 4 मास्टर, ये मैंने सी में लिखा है ना, देखिए मास्टर डेटाबेस की आईडी DB ID 1 होती है, टेम्प DB की 2 होती है, मॉडल DB की 3 होती है, MSDB की 4 होती है, ठीक है। यही हम आपको ये दिखा रहे थे ना, यही मैंने इसको देखा, यही दिखा रहे थे। देखिए मास्टर की डेटाबेस आईडी 1 होती है, टेम्प DB की 2 होती है, मॉडल की 3 होती है, MSDB की 4 होती है और रिसोर्स की 32,767 होती है। वो यूनिक डेटाबेस होता है, ठीक है। 32767 ना? हाँ, 32767 ये रिसोर्स डेटाबेस 32767। यस सर। आपको यहाँ पे रिसोर्स डेटाबेस दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन वो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस, उस डेटाबेस को फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रिकी ऑप्शन अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपका जो SQL सर्वर है ना उसमें जाइए, ये 4 डेटाबेस तो आपको दिख जाएंगे। कोई पूछता है, इंटरव्यू को जनरली पूछे, अच्छा मुझे रिसोर्स डेटाबेस नहीं देखना, उसका कहाँ रहता है रिसोर्स डेटाबेस, मुझे बता सकते हो? तो आप क्या करोगे, यस सर मैं बता सकता हूँ। कैसे? कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अगर आपको 2 तरीके से मैं बताता हूँ। पहली बात तो आप क्या कीजिए कि आप C ड्राइव में जाइए, पहले मैं आपको कमांड के थ्रू आपका उसका एग्जैक्ट पाथ बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब मैं बताऊँ सिस्टम डेटाबेस की जो रिसोर्स डेटाबेस होता है ना, वो भी सभी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, ऑल द डेटाबेस की। यस सर। इसके अंदर ये इंटरनली यूज किया जाता है। देखो इसका जो मैं बताता हूँ आपको, सर पहले मास्टर डेटाबेस कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, मास्टर डेटाबेस में मैंने आपको बताया ये क्या क्या रखता है, लॉगिन रखता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यूजर की इंफॉर्मेशन रखता है, हमारे जितने भी वो होते हैं क्या
जितने भी लिंक सर्वर क्रिएट करते हैं, आपने देखा लिंक सर्वर, बहुत से सर्वर पे लिंक सर्वर क्रिएट होते हैं, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन होता है, परमिशन होती है, ये सब कहाँ पे होते हैं? ये सभी हमारे मास्टर डेटाबेस के अंदर होते हैं, ठीक है। यस सर। और दूसरा ये Okay. डेटाबेस स्कीमा कंटेन करता है, सभी डेटाबेस के स्कीमा, स्कीमा मतलब समझते हैं, एक तो डेटा होता है, एक स्कीमा होता है। स्कीमा में क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं, इंटायर ऑब्जेक्ट एसक्यूएल सर्वर, लाइक किसी भी डेटाबेस की कोई भी टेबल हो, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें मास्टर डेटाबेस में सेव होगी, ठीक है। डेटा सेव नहीं होगा, बट उसका कि कौन सी टेबल बनी है, कितने साइज की है, क्या क्या पैरामीटर हैं, ये इतनी चीज इसमें सेव रहती है, ठीक है। ओके। जैसे प्राइमरी की क्या कितनी बनी है, फॉरेन की कितने हैं, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा रिलेशनशिप बना है, ये सब चीजें होती हैं। मेनू टू बना है, वन टू मैनी है, ये सब चीजें इसके अंदर सेव रहता है। परमिशन, जैसे परमिशन कैसी, जैसे मैं यहाँ गया इस वाले डेटाबेस में, देखिए आपको अभी कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही, ठीक है, कोई यूजर नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी यूजर क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया, क्या राइट क्लिक यूजर, और मैंने क्रिएट कर दिया एक एसक्यूएल लॉगिन, और मैंने कर दिया के, ठीक है, लॉगिन नेम, ठीक है, डिफॉल्ट ऑनरशिप छोड़ दिए, मैंने अभी इसको डीबी ऑनर दे दिया, परमिशन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, डीबी ऑनर दे दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है, लॉगिन नेम JK, ठीक है, ये यूजर नेम हो गया, ये लॉगिन नेम। हर एक यूजर एक लॉगिन के साथ एसोसिएट होता है। अगर मैंने ये नहीं क्रिएट किया तो ये डिफॉल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और मैं डिफॉल्ट स्कीमा रिव्यू रह देता हूँ, या इसको भी छोड़ देता हूँ। जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा तो अभी क्या दे रहा है कि JK इज नॉट वैलिड, मतलब मेरा लॉगिन क्रिएट नहीं है, तो मैं यूजर क्रिएट भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। पहले मुझे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इस यूजर के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से, कहाँ से, सिक्योरिटी, जो ये बाहर जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी से मैं कोई भी लॉगिन किसी भी डेटाबेस पे क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, वो उसके साथ एसोसिएट भी हो जाएगा। ये लॉगिन है, वो यूजर है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। जैसे क्रिएट कर दिया मैंने ऐसे, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो भी लॉगिन क्रिएट करें उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारी इसमें होती है, किसमें? मास्टर डेटाबेस में सेव होती है। अब कैसे मैंने यहाँ तक के क्रिएट किया, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में होगी, तो वो लॉगिन की इंफॉर्मेशन चेक कैसे करते हैं, वो सब ऐसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या सेव हुआ है मास्टर डेटाबेस में, क्या नहीं। मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल ऑफ किया, लॉगिन इन्फो, ठीक है, देखिए इससे मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, और होगा, ये देखिए, ये तो ऑफन यूजर हो गया, SP अंडरस्कोर या फिक्स ऑफन यूजर लॉगिन, देखिए ये प्रोसीजर है। इससे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ये तो हमारे रोल कौन से हो गए, जो सिस्टम डिफाइन रोल हैं, कौन से, ये लॉगिन, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा कि सिस्टम एडमिन है, ये है, ये सब लॉगिन हो गए। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो मैंने क्रिएट किया है SP हेल्प लॉगिन, ठीक है, SP हेल्प लॉगिन्स, तो इसको चलाते हैं SP हेल्प, तो पूरे जितने भी लॉगिन क्रिएट है उन सबकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, चाहे विंडो लॉगिन हो या यूजर डिफाइन लॉगिन हो। देखिए ये के क्रिएट किया, ये देखिए एक डिफॉल्ट मैंने कहाँ चला रहा हूँ, मास्टर डेटाबेस में, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव है, मास्टर डेटाबेस में। कमल की इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव है, मास्टर डेटाबेस में, ठीक है। जो भी लॉगिन क्रिएट होते हैं सबकी इन्फॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में सेव होती है, ठीक है। यस सर। आपको आपको ये आई थिंक मास्टर डेटाबेस समझ कि सभी इंफॉर्मेशन, लॉगिन की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट की, लिंक सर्वर की, परमिशन की, एरर इंफॉर्मेशन, ये मास्टर डेटाबेस में सेव होती है, ठीक है, तभी हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे डीबीए का अकाउंट है, ठीक है, उनको इसका यूजर नेम पता होता है कि डीबीए, जब मोस्टली लोग एक सिस्टम पे मल्टीपल डीबीए काम करते हैं, ठीक है, या जूनियर डीबीए भी करते हैं, सीनियर डीबीए भी काम करते हैं। तो सीनियर डीबीए का जब किसी जूनियर डीबीए को पासवर्ड पता है, वो सोचता है कि मैं उससे लॉगिन कर लूँ, तो जब भी वो ट्राई करता है ना, भले रॉन्ग पासवर्ड डालता है, जितनी बार हिट करता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एरर लॉग में सेव होती है। उसको हर चीज पता राइट। रहती है किस यूजर, हर चीज पता रहती है किस यूजर ने किस टाइम पे किस वाली मशीन से लॉगिन करने का कोशिश की है मेरे इस वाले पे, वो यहाँ पे राइट होती है एरर लॉग में। वो एरर लॉग राइट होती है कहाँ पे, मास्टर डेटाबेस में। ओके। ठीक है, तो ये हो गया मास्टर। दूसरा हम अब जाते हैं इसके लिए टेम्प डीबी। टेम्प डीबी क्या करता है, टेम्प डीबी से सर पहले मैं मॉडल, एक मिनट, बोलिए। लिंक्ड सर्वर इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी? लिंक सर्वर इंफॉर्मेशन जैसा होता है कि हम लिंक सर्वर क्रिएट करते हैं ना, एक सर्वर हाँ। का डेटा दूसरे सर्वर पे विदाउट उसके एक्सेस करना चाहें तो लिंक सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर जिसको हम क्रॉस क्वेरी बोलते हैं ना, जैसे एक सर्वर ये है और एक सर्वर मेरा ये है, ठीक है, सर्वर 2 है, दो मेरे सर्वर है ना, और इन दोनों में कोई दो डेटाबेस हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ से इस डेटाबेस इस सर्वर को भी एक्सेस करना है, ठीक है। ओके। तो उसके लिए लिंक सर्वर, इन दोनों के बीच में लिंक सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर ऑब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पे जाएगा लिंक सर्वर में, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ये ठीक है। किस वाले सर्वर पे क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या परमिशन होती है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके सर, ओके। तो तो इसके दूस- रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस में स्टोर रहती है, सेव राइट? होती है, हाँ, कि कौन ओके, कौन से ओके, लिंक सर्वर बने हुए हैं आपके, ठीक है, ओके। किस किस यूजर को क्या परमिशन थी, ठीक है। ये दूसरा इसमें क्या सेव होता है, कर, जो मैंने कल कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं वो मास्टर डेटाबेस में सेव होता है। जैसे मैंने कल रन कराया था sp_config रन कराया था ना, हम्म। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, CON जीई। आ रही है ना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, नहीं सर, जीयू नहीं है, जीई। नहीं यही है sp_config है, ठीक है। EXEC ये मास्टर डेटाबेस में चलाते हैं। ये अभी डिफॉल्ट 25 पैरामीटर दे रहा है ना, क्योंकि मैंने आज अपने सिस्टम डेटाबेस को इसको फॉर्मेट सभी डेटाबेस को अनइंस्टॉल कर दिया था, ठीक है, क्योंकि परमिशन नहीं थी ना। तो मैंने कल इसको चेंज किया, फिर मैंने कल इसको ओवरराइट एग्जिस्टिंग करके मैंने इसको 85 पैरामीटर दिखाए थे आपको, राइट सर। हाँ। तो वो यही है ना, SP इसके अंदर यही है, TSQL यही है, SP_configure ना, यही है। इसको दो तरीके से देखते, एक तो इसका टेबल नेम होता है, एक तो ये हो गया, एक डायरेक्टली टेबल भी होती है। दो तरीके से चेक कर सकते हैं इसके पैरामीटर को। कैसे, देखिए ये तो ये प्रोसीजर नेम हो गया, ये टेबल नेम हो गई, ठीक है। ये टेबल है sys.configuration, ये मास्टर डेटाबेस में है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। ये तो प्रोसीजर है, जबकि डेटा सेव नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा ना इन्फॉर्मेशन, ये इसमें यस सेव होता है। ये टेबल है जिसमें 83 पैरामीटर, ठीक है, जो मैं ओके। कल बता रहा था। यहाँ पे आपको 83 दिख रहे हैं, बट जब देखिए ना, ये अभी देखिए इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 25 क्यों दिख रहे हैं, रीजन है देखो, ये प्रोसीजर में हमने कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल नहीं किया ना, ओवरराइट एग्जिस्टिंग नहीं किया, और ये पूरे टेबल में कोई फिल्टर नहीं लगा रहा ना, पूरा जो रिकॉर्ड है वो सब आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे 83 दिख रहे हैं। और इसमें ओके। मैंने अभी क्या कि प्रोसीजर में कोई पैरामीटर पास नहीं किया, मतलब देखिए कोई मैंने ये दिया था ना, शो एडवांस ऑप्शन मैंने इनेबल नहीं किया। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा यहाँ पे, इसलिए मैं कल आपको बता रहा था कि शो एडवांस ऑप्शन, इसको 1 और, ठीक है, और इसको SP कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइट करते ना, चेक कर
ठीक है। देखिए जब मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं इसको, ठीक है, इसको गो, पहले तो मैं इसको गो करूँगा, फिर ठीक है इसको, फिर इसके बाद मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, तब मेरे को ये दिखेंगे। अगर मैं इसको चला देता हूँ, अब मैं चेक, ठीक है, दिख रहे सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो हेलो हेलो। ओके, हेलो, यस सर। नहीं आ रहा है सर। हॅलो हेलो माझा आवाज सर येतोय? आप, नाही काहीच आवाज नाही येत आहे. सरांचा नाही येत आहे ना? तुझा येत आहे मला. सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी. हेलो सर, हेलो सर नहीं आ रही है आवाज़.